वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मित्र एसबी में। हम लोग एमपी टेट के पुराने वर्षों के पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे थे और ख़ासतौर पे हम लोग सीडीपी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सॉल्व करते हैं? सीडीपी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2018 में परीक्षा के फॉर्म निकले थे और 2019 में पेपर हुए थे। तो कुल 50 के आसपास पेपर है, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। मैं सारे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले सबकी सीडीपी कराऊंगा, उसके बाद अदर पोर्शन कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मोती कारों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? जो मोती बनाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो क्या उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि होती है? क्या उनमें स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस होती है? उनमें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होती है? उनमें साहित्यिक बुद्धि होती है? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि उनमें स्थानिक बुद्धि होती है, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करने और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। समान व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन और मापन करते समय हुए अध्ययन किया जाता है, कौन सी विधि है? पहला मिश्रित विधि, दूसरा अनुदैर्ध्य विधि, तीसरा क्रॉस अनुभागीय विकास और चौथा विस्तारित विधि। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि ये अनुदैर्ध्य विधि है। ये कौन सी विधि है? अनुदैर्ध्य विधि है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर ये हुआ। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था तो अब घबराए ना, कुछ क्वेश्चन कठिन आए हैं, वास्तविकता में कठिन आए हैं। और तीसरा है कि विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चे को देश में मदद मिलती है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि सक्सेस इज मोस्ट क्रूशियल इन स्कूल परफॉर्मेंस बिकॉज इट हेल्प द चाइल्ड। तो कैसे मदद करती है विद्यालय में सफलता? इनके कहने का मतलब है कि विद्यालय में बच्चा जब जाता है, वो कोई चीज़ें सीखता है, तो उसके अच्छे नंबर आए, लोग उसकी तारीफ करें, या वो सफल हो, या उसका सफल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा क्या है? पहला, अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाएगा, गलत है। दूसरा, परीक्षा पास कर पाएगा, ये भी बहुत गलत है। तीसरा, पुरस्कार जीत पाएगा, ये भी गलत है। वास्तविक और राइट आंसर है कि अधिगम के बारे में वो अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकेगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा और सीखेगा, इसलिए उसको सफलता जरूरी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नंबर चार है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्याधिक कैसे सीखते हैं? छोटी जो एज है, इन्फेंट है, शिशु है, तो वो कैसे सबसे ज़्यादा सीखेगा? पहला, वो कैसे होते हैं? शिशु अत्याधिक कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, परोपकारी होते हैं, या सबसे अच्छा ऑप्शन है स्व केंद्रित होते हैं, स्वयं केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक। तो यही आपका राइट आंसर है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्याधिक स्व केंद्रित होते हैं। जीन पियाजे को यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। और इसके बाद सिंपल सा प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को बताया गया है? सिर्फ फैक्ट पूछा गया है, तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है 5, क्योंकि मात्र 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बताया गया है। सिंपल सा प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होता है, उसको कैसा होना चाहिए? आपको बताना है कि एक एक्सट्रोवर्ट बच्चा है जो कैसा होगा, या तो इंट्रोवर्ट होगा, या एक्सट्रोवर्ट होगा, या एम्फीवर्ट होगा, 3 होंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या ओवरमुखी। तो यह पूछा है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसको बहुत ज़्यादा बातचीत करना भी अच्छा लगता होगा, तीव्र वातावरण में खेलना भी अच्छा लगता होगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। उसको शांत रहना, अकेले रहना, ये सारी चीज़ें उसको काटने को दौड़ती होंगी। ये उसको नहीं लगता। कहीं फंक्शन है, पार्टी है, वहाँ पार्टिसिपेट करना है, नेतृत्व की क्षमता दिखाना है, वहाँ उसको अच्छा लगेगा। पहला ऑप्शन है अब आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करें, ऐसा होगा, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, ऐसा होगा प्रमुख बच्चा। अपने अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, ऐसा होगा। या डी, जो कि सबसे सही है, कि तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा, लाइक टू बी अ फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट। ये बिल्कुल राइट आंसर है। बहिर्मुखी बच्चा है, तीव्र वातावरण रहना पसंद करेगा, क्योंकि जो किसी से नहीं बोलता है, अपने आप में सीमित रहता है, वो अंतर्मुखी होता है। इसके बाद अगला है, अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, कि पर्सनालिटी शब्द कैसे लिया गया है? कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है पर्सनालिटी शब्द? यूनानी भाषा, जिसको ग्रीक भी कहते हैं, लैटिन भाषा है, जर्मन भाषा। आपको बताना है कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इसके बाद अगला है कि व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम डैश होते हैं।
सरल होते हैं, विवादास्पद होते हैं, व्यर्थ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व पे आधारित अनुमानी परीक्षाओं से, मतलब किसी की पर्सनालिटी को अनुमान के हिसाब से बता देना, ये क्या है ये, तो ये विवादास्पद होता है, कंट्रोवर्सल होता है। हम सही नहीं बता सकते कि भाई इसकी पर्सनालिटी बाहर से मैं देख रही गोल मटोल है तो एकदम खाना खाने वाला होगा, होती है ना, वो आपने पढ़ी होगी पर्सनालिटी के प्रकार। तो ये विवादास्पद होता है कि ऐसे ही किसी का अनुमान लगा के बता दोगी इसकी ऐसी पर्सनालिटी है। इसके बाद अगला है कि बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता रहती है। बच्चे को चोट ना लग जाए ये चिंता प्रतिदिन रहती है। इसका क्या कारण है, क्या कारण इसका हो सकता है? पहला ऑटिज्म या स्वालीनता, दूसरा ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार ADHD, चौथा एंजाइटी डिसऑर्डर और पांचवा लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर है चिंता विकार। उसको चिंता रहती है तो चिंता विकार है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन है जो व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तिगत अंतर भी ना हो और अधिगम को प्रभावित भी ना करता हो? तो बुद्धि आपकी अधिगम को प्रभावित करेगी। यदि कम बुद्धि होगी तो आप नहीं सीख पाएंगे ठीक से। अनुभव अधिगम को प्रभावित करेंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो तीनों चीज़ अधिगम को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी का वेट कितना है, उसका द्रव्यमान क्या है, उसका आयतन क्या है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। उसकी हाइट क्या है, आपकी हाइट से क्या मतलब, कितनी भी हाइट हो तो सीख सकते हैं यदि बुद्धि अच्छी है, अनुभव अच्छे है, मोटिवेट है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला और सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा RV कैटल के द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व का परीक्षण है? तो बड़ा फेमस व्यक्तित्व का परीक्षण है RV कैटल का 16 PF। कौन सा है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो कौन से ऑप्शन में है 16 PF? सी ऑप्शन में है। 16 PF सी ऑप्शन में है और सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है कि ये कि योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान। एक योग्यता परीक्षा ली गई और उसमें किसी बच्चे को देख के बता दिया कि भाई भविष्य में ये इतनी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है, भविष्य में ऐसा ऐसा ये कर सकता है, ऐसा बन सकता है। तो ये क्या है, ये अनुमान क्या है? पहला एक मात्र संभावना है, एक निश्चितता है, एक प्रश्न है या एक धारणा है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक संभावना है, ये सिर्फ एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ए राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन की उदाहरण से आप नियम की ओर जाएंगे या उदाहरण से आप सामान्यीकरण की ओर जाएंगे, जनरलाइजेशन की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, कौन सी विधि है? सहसंबंध विधि, इंडक्टिव या आगमनात्मक विधि, आकस्मिक विधि या निगमनात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर जो है मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बंडूरा पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते थे। इसका अर्थ क्या है? बंडूरा बिलीव्ड इन रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, दिस मीन्स दैट। तो बंडूरा पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ क्या है? परिवेश, इसका अर्थ क्या है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, किसी का परिवेश बिना किसी व्यवहार के बनता है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट की बंडूरा पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ ये है कि परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। द एनवायरमेंट एंड ऑन्स बिहेवियर कॉज ईच अदर, ये राइट आंसर है। इसके बाद भाई एक और क्वेश्चन है कि स्मृति को किस विधि के द्वारा मापा जा सकता है? मेमोरी इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ। तो हमारी जो स्मृति है, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है, हम कहते नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है, तुम्हारी बहुत तेज है, उसकी बहुत शार्प मेमोरी है। तो कैसे हम मापेंगे इसको? हम कैसे इसको माप सकते हैं? बहुत हम दैनिक जीवन में इसको माप सकते हैं। बहुत अच्छी विधि है मापने की, यहाँ बताई गई है जो कि आप माप सकते हैं। क्या आप साक्षात्कार के द्वारा माप सकते हैं, अवलोकन के द्वारा, प्रयोग के द्वारा? तो नहीं, इनके द्वारा नहीं माप सकते। आप किसके द्वारा माप सकते हैं? आप रिकॉल करना, किसी चीज़ को याद करना, पुनरुत्पादन करना। यदि जल्दी याद कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपके पास बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? मतलब लोग लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
कि यदि महिला है, लिंग देख लिया तो हमने उसका कि महिला है, तो तुम कह दोगे ये तो खाना बनाएगी, ये चंद्रमा पे थोड़ी ना जाएगी। तो ऐसा कह दिया आपने, तो ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। पहला, पितृसत्ता, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जातिगत भूमिकाएं, बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिकरण तो है ही नहीं। ये सीधा सीधा लिंग भेद है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद है वह शब्द क्या है। क्वेश्चन है कि वह शब्द क्या है जिसका उपयोग जीन पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए कहा है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। क्या है? आदर्श नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल और मॉडल नकल। तो इनविजिबल इमिटेशन पहला आपका राइट आंसर है। आदर्श नकल इसका सही उत्तर है। ठीक है, कि वह शब्द जिसका उपयोग जीन पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन के लिए किया है जिसे कोई देख नहीं सकता, तो आदर्श नकल इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि किसी की अनुमानसिकता डैश के समय निर्धारित की जाती है। किसी की अनुमानसिकता डैश के समय निर्धारित की जाती है। इसका मैं आपको सही उदाहरण और अच्छा उदाहरण भी दूंगा। पहला, परिपक्वता के समय, दूसरा गर्भधारण के समय, तीसरा विकास के समय, चौथा जन्म के समय। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं, किसी की अनुमानसिकता जो है वो उसके गर्भधारण के समय ही निर्धारित की जाती है। जब उसकी मां गर्भधारण करती है तभी उसमें अनुमानसिक गुण आ जाते हैं। जैसे अभिमन्यु को उदाहरण है कि उनमें कुछ चीजें तब आ गई थी जब उनको तो पेट में ही सारी चीजें गर्भधारण किया था जब उनकी माता ने, तो उनको पता चल गया था कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है। आधा ही पता चला हो, लेकिन पता तो चल गया था। तो गर्भधारण करता है जब माता, तभी उसमें उसकी माता और पिता की सारी क्वालिटीज बच्चे में आ जाती हैं। अगला है कि परामर्श में क्या शामिल है। परामर्श, किसी को सलाह देना, काउंसलिंग करना किसी की, उसमें क्या क्या शामिल है आपको बताना है। पहला, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। अच्छा ऑप्शन है कि परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान हो और परामर्श हो। दूसरा है केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना। केवल सलाह लेना नहीं, केवल परामर्शदाता से व्यक्ति समस्या को साझा करे और जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दे की पहचान, विद्यालय, ये सारे ऑप्शन गलत है। परामर्श में परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है और फिर परामर्शदाता उसको परामर्श दे, ये जरूरी है। यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण डैश डोमेन से या डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो लोकोमोटर मतलब शरीर गत्यात्मक योग्यता वाला पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा साइकोमोटर, क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है। लोकोमोटर और साइकोमोटर लगभग एक ही जैसे है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला बिल्कुल सा सरल क्वेश्चन पूछ लिया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉइड ने दी, बांडुरा ने दी, स्किनर ने दी, फेवलाव ने दी। इसका सही उत्तर है कि बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा सेकंड इसका सही उत्तर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से कोई छात्र अपरिपक्व है, मैच्योरिटी नहीं दिखाता है, सामाजिक रूप से मैच्योर नहीं है, तो उसे डैश छात्रों के रूप में जाना जाएगा। उसे डैश छात्रों के रूप में जाना जाएगा। पहला, सामाजिक तो हो नहीं सकता क्योंकि वह अपरिपक्व है। आभासी कुछ होता नहीं है। अब है ऑप्शन अलग थलग या निर्भर, अलग थलग या निर्भर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा निर्भर, क्योंकि जब सामाजिक रूप से अपरिपक्व है, किसी भी सामाजिक भूमिका के लिए उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी भी सामाजिक चीज़ों को समझने के लिए दूसरे उसको बताते हैं, क्योंकि वो तो अपरिपक्व है, तो अब दूसरे बता रहे हैं तो वो निर्भर हो गया ना दूसरों पे, तो डिपेंडेंट है वो। ठीक है, इसका राइट आंसर है 22 का ए। इसके बाद 22 के बाद 23 है कि अन्य लोगों से डैश के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अन्य लोगों से डैश के माध्यम से सामाजिक ज्ञान या किसी भी प्रकार का ज्ञान है प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि फीडबैक या प्रतिक्रिया के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है हतोत्साहन के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन। चौथा ऑप्शन है तर्क। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि फीडबैक के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि सामाजिक ज्ञान किसी से प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना काम करेंगे, फिर इसके बाद आप उनसे बोलेंगे कि भाई आप बताएं, रिस्पॉन्स दें, आप अपना फीडबैक दें, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप फीडबैक दें या प्रतिक्रिया दें अपनी कि मैं कैसा पढ़ाया, मैंने आप कमेंट में बताएं। और फिर आप बताएंगे कि नहीं सर आपने ठीक पढ़ाया। कुछ लोग बताएंगे सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, कुछ लोग बताएंगे सर आप और अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ा सकते हैं आप, या जो भी आप फीडबैक देंगे फिर हम अपने आप में सुधार करेंगे। तो ये होता है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं फीडबैक के माध्यम से। तो फीडबैक की अगर क्वेश्चन आया है तो कृपया आप फीडबैक दें कमेंट में कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ या मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ।
अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। तो गार्डनर के अनुसार स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो पहला ऑप्शन है कि किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, और दूसरा है कि जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, तीसरा है प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, और चौथा है अपनी स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को, इच्छाओं को पहचानने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है, देखो, आध्यात्मिक बुद्धि जिनके पास होती है वो इस बारे में सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम खुद खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं? दूसरों के प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? जरूरतमंद लोगों के प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? ऐसी चीजें जब डिस्कस की जाए या कोई व्यक्ति अच्छे से डिस्कस करता हो ऐसी चीजों पे, तो आप ये समझ लें कि उसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान बुद्ध। तो दूसरा इसका सही उत्तर है। इसके बाद तीसरा और 25 है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा या वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है, फिक्स चीजें शामिल नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। और दूसरा है कि भाई कोई मानदंड है, कोई नियम है, उनके साथ तुलना करके छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा लागू किया जा सकता है। तीसरा है कि उच्च कोटि के माध्यम से शिक्षार्थी लर्नर की योग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और चौथा है शिक्षक के लिए बहुत कम लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी को दोष जानने में मदद नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि एक आदर्श प्रक्रिया है जिसमें वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है, फिक्स चीजें शामिल नहीं है कि भाई इसको ऐसा ऐसा करना है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आपने 3 दिन पढ़ाया उसके बाद आप टेस्ट ले सकते हैं, आपने 6 दिन पढ़ाया उसके बाद आप टेस्ट ले सकते हैं, महीने में 4-5 बार टेस्ट ले सकते हैं, 2 महीने में टेस्ट ले सकते हैं, फिर जो कमी रह गई है उनको सुधार के उनको फिर दोबारा पढ़ा सकते हैं। ये होता है रचनात्मक आकलन और सबसे बेहतर होता है रचनात्मक आकलन, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एट ऑफ द, तो आपको बताना है कि टीचर का रोल क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। एक अनुशासक के रूप में, जो कि बिल्कुल भी गलत है, एक प्रशिक्षक के रूप में, जो भी गलत है। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मार्गदर्शक होना चाहिए एक शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन या सहपाठी मूल्यांकन अच्छा है। क्यों अच्छा है आपको बताना है। पहला, यह छात्रों के बीच कंपटीशन को बढ़ावा देता है। तो ऐसा तो नहीं है। छात्र अपने काम पर दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यह अच्छा ऑप्शन है। छात्र ने कोई काम किया और फिर अपने दोस्त से पूछा कि भाई बताओ मैंने काम सही किया या मैंने गलत किया या मैं कहाँ सुधार कर सकता हूं। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है सहकर्मी मूल्यांकन से। साथ वाला बच्चा यदि मूल्यांकन करते जा रहा है कि भाई तुमने ये चीज तुमने सही नहीं की, या यहाँ तुम सही नहीं हो, यहाँ तुम गलत हो, इसको तुम और अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक दूसरे की वो गलतियां बताते हैं, फिर एक दूसरे वो अपने अपने आप में सुधार करते हैं। तो इससे बेहतर क्या है, क्योंकि यदि हम सुधार नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। तो हमें चीजें पता भी चलेंगी क्योंकि इंसान को अपनी गलतियां नहीं दिखती, उसको लोगों से ही पता करनी पड़ती है कि हमारी गलती क्या है, कहाँ गलत कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। वो अपने दोस्त से पूछेगा कि मैंने कहाँ गलती की, फिर उसमें वो सुधार करेगा। इसके बाद अगला बहुत गंदा सा क्वेश्चन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है और इस पर कैंसिल भी नहीं लिखा, कैंसिल लिखा होना चाहिए था। एक क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन पे कैंसिल लिखा है, इसको आप खुद पढ़ लें। मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे माइंड से ऊपर की बातें हैं, मेरे दिमाग से बाहर की बातें हैं, मैं इसको नहीं कराऊंगा, 28 नहीं कराऊंगा मैं। और 29 नहीं, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ना बच्चा अपने माता पे गया है ना बच्चा अपने पिता पे गया है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये कौन सा नियम है जिसके कारण ऐसा हुआ है कि बच्चा एक अलग ही दिखता है, ना अपनी माता के जैसा दिखता है ना अपने पिता के जैसा दिखता है। पहला पृथक्करण या सेग्रेशन, दूसरा विविधता वेरिएशन, तीसरा डोमिनेंस या प्रभुत्व, चौथा रिग्रेशन या प्रतिगमन। इसका सही उत्तर है वेरिएशन, विविधता के सिद्धांत, विविधता के नियम के अनुसार ना बच्चा वो अपनी माता पे गया है ना पिता पे गया है। इसको अलग से पढ़ने के लिए आपको हेरिडिटी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें सारे रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, मैंने पढ़ाया भी है। तो स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। पहला अनुप्रयोग एप्लीकेशन, दूसरा मैपिंग या प्रतिचित्रण,
तीसरा संकेतन या एनकोडिंग, चौथा रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में किस चरण में समस्या का समाधान शामिल है? इसका सही उत्तर है रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। तो लगभग हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत कम समय में किए हैं। बहुत अच्छे और हार्ड क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो हार्ड थे, कुछ सिंपल भी थे, कुछ मीडियम थे, कुछ बहुत हार्ड थे, और एक तो इतना हार्ड था कि मैंने आपको बताया भी नहीं, मुझसे बताते बना भी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, वो आउट ऑफ सिलेबस लगा मुझे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलती है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।